सभी छात्रों को जय हिंद। और आज हम लोग एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर हैं। और आज हम लोग भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास से संबंधित आज हम लोग इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन जो कि आज का टॉपिक है क्लास का, उसके बारे में हम लोग उससे संबंधित परीक्षा के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। कौन से प्रश्न किस तरीके से कब पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो एसएससी में पूछे गए हों, रेलवे में पूछे गए हों, पुलिस में पूछे गए हों, या सिविल के प्री के एग्जाम में पूछे गए हों, स्टेट लेवल का प्री हो या फिर आईएएस का प्री हो। कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन के टॉपिक से जो भी प्रश्न बनते हैं, मैक्सिमम उम्मीद है कि उन प्रश्नों का हम लोग एक बार रिविजन करते हैं थोड़ा तेजी के साथ। अब बात कर रहे थे, टॉपिक हमारा होगा निर्वाचन यानी इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब आप समझते हैं निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब जो किसी व्यक्ति के द्वारा चुना जाए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई दूसरा व्यक्ति चुना जाए, या व्यक्तियों का समूह मिल करके किसी एक संस्था के पद पर बैठने वाले व्यक्ति का चुनाव करते हैं। संस्था ना हो करके वो संस्था के अलावा संघ, संगठन कुछ भी हो सकता है। अब बात कर रहे थे निर्वाचन। प्रश्न देखिए, पढ़ाई दो तरीके की है। एक है कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट समझने से प्रश्न जरूरी नहीं है कि सारे हमारे रिवाइज हो जाएं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवाइज करना जो कंपटीशन का मेन बेस है, उस पर हम आपसे बात कर रहे थे। अगर हम इलेक्शन की बात करें, संविधान के सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि इलेक्शन संविधान के किस भाग का विषय है। और यह आपसे कहेगा कि इलेक्शन संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल का हिस्सा है। तो भाग यानी सेक्शन की बात कर रहा है। संविधान में 22 भाग हैं, हमने पढ़ा था। कितने भाग हैं? 22 भाग में हमने देखा था कि भाग 1 में क्या दिया है? नागरिकता। भाग 1 में क्या था? नागरिकता। भाग 2 में क्या था? भाग 3 में क्या था? भाग 4 में क्या था? भाग 4A में क्या था? और भाग 5 में क्या था? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। हमने देखा था भाग 1 में दिया था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में दिया था नागरिकता। भाग 3 में दिया था मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। और भाग 4 में हमारा दिया था राज्य के नीति निदेशक तत्व। और भाग 4A में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 में दिया गया था हमारा संघ। इसी के तहत निर्वाचन की बात की जा रही है। निर्वाचन हमारा दिया गया है भाग 15 में। फिर कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। अगर निर्वाचन की बात करें तो वो कह रहा है किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आर्टिकल, ये दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा। फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उस पद का नाम क्या है, जिसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। या फिर आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो कार्यकाल कितना होता है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला। अब इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी है निर्वाचन आयोग में, जो एक मेंबर होता है, उसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, योग्यता क्या है इनकी? योग्यता है माफी चाहता हूँ, योग्यता नहीं, कार्यकाल पूछता है अक्सर।
कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले होगा वो कार्यकाल होगा। फिर बनता है प्रश्न कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे वो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर प्रश्न बनता है कि मीरा कुमार पहली महिला थी। जो कि मीरा कुमार बनी थी, पहली महिला हैं जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पहुंची। ये भी प्रश्न बनता है। फिर आपसे ये भी पूछ लेगा कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में अभी हाल ही में देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की जगह कौन बनाया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा हमें। बात कर रहे थे आगे निर्वाचन की। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा भी और सदस्य होते हैं, और सदस्यों का जो कार्यकाल है उनका भी 6 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पे 62 वर्ष होगा। यहाँ पे 65 की बजाय 62, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो 65। ठीक यही चीज़ अगर कहा जाए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है तो 6 या 65। यही बात CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका भी सेम आंसर होगा 665। 665 का मतलब हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि 665 का मीन्स आप अपने पद को ग्रहण करते समय और जब आप रिटायर हो उस बीच में आपकी 6 साल उम्र सीमा के अंदर होनी चाहिए 65 साल की आयु। यानी 6 साल कार्यकाल तभी आपका पूरा हो सकता है जब आपके 65 वर्ष बीतने के समय शेष हों। सपोज दैट अगर आपकी 62 वर्ष की एज है तो आप केवल 3 साल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे, क्योंकि 62 3 65 यानी सिर्फ आप 3 साल। लेकिन अगर आपकी उम्र 55 साल है तो आप पूरा 6 साल कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। चूँकि 55 में अगर हम 6 जोड़ेंगे 54 में तो 60 होगा या 61 होगा। तो यानी 65 वर्ष से नीचे तब 6 वर्ष पूरा होगा, अन्यथा आप रिटायर हो जाएंगे। जो भी आपको कार्यकाल 2 वर्ष 1 वर्ष का जो भी आपको दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न भी ये बन जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक, ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात आती है कि भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है, भारतीय निर्वाचन प्रणाली, भारत में जो निर्वाचन की प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई थी। हमारे यहाँ जो भारत की निर्वाचन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से हमने अपनाया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे ब्रिटेन में चुनाव प्रक्रिया होती है ठीक वही प्रोसेस हमारे यहाँ होता है। भारत का निर्वाचन आयोग किसके अंडर में कार्य करता है, तो जो भारत की कार्यपालिका है उसके अंदर में वो कार्य करता है। अब बात आती है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन कई बार प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो 25 जनवरी, डेट विशेष ध्यान रखेंगे, डेट कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी 1950। और फिर दूसरा प्रश्न यहीं से आपसे पूछेगा कि क्या भारतीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, यानी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या गवर्नमेंटल। तो हमें ध्यान रखना है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। जैसे पूछता है कभी कभी परीक्षा में सेबी, बताइए सेबी पढ़ें आप, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक, तो ये जो शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका मुख्यालय मुंबई में है, नाबार्ड बैंक का भी मुंबई में है, LIC का भी शायद मुंबई में ही है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। ठीक, सॉल्सेट द्वीप कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। भारत का हॉलीवुड भी मुंबई को ही कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बात ये हो रही थी कि सेबी अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि सेबी क्या संवैधानिक संस्था है। तो
तो एक बात का ध्यान रखिएगा, संवैधानिक संस्था वो है जो संविधान की किताब में हो। संवैधानिक संस्था वो है जो संविधान की किताब में दर्ज हो। सेबी कहीं संवैधानिक संस्था के रूप में दर्ज नहीं है। इसी तरीके से पूछता है CSO, जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, वही CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये सरकारी संस्था है? अब देखिए एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या ये सरकारी संस्था है? हाँ, तो सेबी कैसी संस्था? सेबी भी सरकारी संस्था है। तो पूछ ले CSO क्या संविधान की किताब में दर्ज है? नहीं। और अगर जो संविधान की किताब में नहीं दर्ज है लेकिन अगर सरकार का संरक्षण है तो उसे हम सरकारी संस्था कहते हैं। लेकिन जो संविधान की किताब में, भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, UPSC अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। ठीक, राजभाषा आयोग बिल्कुल संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 343 के अंतर्गत। यानी जिस बात का जिक्र संविधान के अनुसूची, अनुच्छेद या भाग में या संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया हो, संविधान की किताब में हो, वही सिर्फ संवैधानिक माना जाता है। बाकी जरूरी नहीं है कि बहुत सारे, जैसे इसके अलावा भी हम आपसे बताएं तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया नीति आयोग, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। नीति आयोग NITI, कई बार आपने पढ़ा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो कि आपने पढ़ा है किसके स्थान पे बना है? ये बनाया गया था योजना आयोग के स्थान पर, और इसी का नेम चेंज हुआ, इसी का नाम बदल दिया गया, नेम इसका बदल कर रख दिया गया नीति आयोग। और ये बात है 1 जनवरी 2015 की, ये हम पढ़े हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री, PM जो होता है वो चेयरमैन होता है नीति आयोग। ठीक, उपाध्यक्ष कौन है करंट अफेयर्स में? एक बार आप, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, चेक कर लीजिएगा, उसको बताइएगा जरूर, लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में, पुरुष है या महिला, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, इस बात को आपको हमें जवाब देनी है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो इतना जरूर बता दीजिएगा। तो अब ये कह रहा है क्या नीति आयोग संवैधानिक संस्था है? अरे कहाँ से है भैया? कौन से आर्टिकल में? नहीं है। किसी भाग में है? नहीं है। किसी अनुसूची में? नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया नीति आयोग भी एक संवैधानिक संस्था ना हो करके, लेकिन अब प्रधानमंत्री चेयरमैन, प्रधानमंत्री किसका अंग है? सरकार का। तो यानी अगर प्रश्न आएगा कि सरकारी संस्था है तो बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं है, सरकारी संस्था है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकारी संस्था संवैधानिक संस्था हो। सब कुछ न्यायपालिका के पास नहीं है, बहुत कुछ सरकार के पास है। अगर सरकार के पास ना होता तो फिर ये मतदान करने का क्या मतलब होता? मतदान हम किसको करते हैं? सरकार को। तो बात कर रहे थे ये संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। फिर कह रहे निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। फिर कह रहा प्रथम व्यक्ति कौन था जो चुना गया था? मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी अभी हमने पढ़ा था सुकुमार सेन पहले नंबर पर, पहली महिला मीरा कुमार। और आपसे हमने कहा था वर्तमान में कौन है? इस प्रश्न का आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। ठीक, इस प्रश्न का आप हमें जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, अब बात क्या है? निर्वाचन। भारत में चुनाव तो जानते हैं आप कि भारत में चुनाव दो सरकारों के द्वारा, एक केंद्र सरकार और एक हमारा राज्य सरकार। के द्वारा चुनाव कराया जाता है। केंद्र सरकार कौन सा चुनाव कराती है? लोकसभा का। और राज्य सरकार किसका चुनाव कराती है? विधानसभा का।
लोकसभा चुनाव कराती है राज्यसभा का। राज्य सरकार किसका चुनाव कराती है? विधान परिषद का। लोकसभा किसका चुनाव करती है? संसद का। विधानसभा किसका चुनाव करती है? विधायक का। तो इनके चुनाव का इनका चुनाव कौन कराएगा? इनका चुनाव कराएगा यही निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको ECI भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। काम क्या है? अब जो केंद्र सरकार के अंदर में है वो निर्वाचन आयोग है, तो वो केंद्र का निर्वाचन आयोग, और जो राज्य सरकारों के अंदर में है वो राज्य निर्वाचन आयोग हर राज्य में अलग होता है। और हर राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है अपने राज्य का चुनाव कराना, लेकिन अपने राज्य का हर चुनाव नहीं। अब राज्य के अंतर्गत लोकसभा की सीटें भैया कहाँ हैं? केंद्र का मतलब पूरे भारत पर शासन, राज्य का मतलब अलग अलग पार्टिकुलर एक एरिया बांट दिया गया है और आप अपनी एरिया तक बस अपनी नेतागिरी करिए और वहीं चुनाव लड़िए। लेकिन अब जो पूरे भारत के ऊपर नियंत्रण बनाए रखता है वो है हमारी संघ सरकार, और उसके जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो आते हैं लोकसभा के मेंबर और जो होते हैं सांसद। तो कहने का मतलब जो राज्य सरकार चुनाव कराती है उनका राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग में भी फिर राज्य निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, वहाँ भी चुनाव आयुक्त होंगे अलग अलग राज्यों में, लेकिन जो पूरे भारत पर नियंत्रण करता है वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें जो मेन चेयरमैन है उसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CIC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंग्लिश में हम इनको बोलेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो बात कर रहे थे इस प्रकार से हमारी परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि जैसा कि बहुत सारे छात्रों ने जवाब दे दिया है कमेंट बॉक्स में, और बोर्ड पे मैंने गलती की होगी, अगर आप ध्यान से क्लास को देख रहे होंगे, थोड़ा सा हट के हूँ मैं, औरों से थोड़ा सा हट के मिलूँगा। यहाँ हमने ये लिखा था मीरा कुमार, अगर आपने ध्यान दिया होगा वीडियो पे, मीरा कुमार हमने सही लिखा है क्या? मीरा कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थी या फिर लोकसभा स्पीकर? तो ध्यान रखेंगे मीरा कुमार पहली लोकसभा स्पीकर थी, यानी ये प्रश्न यहाँ पे तो हमने बिल्कुल गलत लिख दिया था, जानबूझ के लिख दिया था ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। असली महिला का नाम क्या है? श्रीमती रमा देवी। श्रीमती रमा देवी। श्रीमती रमा देवी को सन 1990 में कुछ वर्ष के लिए मात्र एक महिला हैं जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पहुंची हैं। ये मात्र एक महिला हैं, मतलब पहली महिला हैं जो अभी तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठी हैं। मीरा कुमार का उत्तर यहाँ पे गलत लिखा गया था, लिखने वाले का हाथ काट लिया जाए, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर होगा लोकसभा स्पीकर हैं मीरा कुमार। श्रीमती रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त थीं, यानी कि यहाँ से इस बात को हटा दिया जाए। वर्तमान में कौन है लेकिन ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो अगर प्रथम पुरुष की बात की जाए तो सुकुमार सेन थे, और महिला की अगर बात की जाए तो रमा देवी पहली महिला। तो इस प्रकार से आपके सामने ये प्रश्न आपके आ गया। इसका और इसके अलावा निर्वाचन आयोग का क्या है? जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, किसी की पार्टी का नाम है घंटी, वो चुनाव चिन्ह है, किसी का चुनाव चिन्ह है ट्रैक्टर, किसी का चुनाव चिन्ह है बुलडोजर, किसी का चुनाव चिन्ह है साइकिल, किसी का चुनाव चिन्ह है हाथी, किसी का चुनाव चिन्ह है सामान। अब
कहने का मतलब हो गया कि ये सब जो चुनाव चिन्ह आपने बना रखे हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? जो सिंबल दिया जाता है, पार्टी सिंबल जो होता है, इलेक्शन सिंबल, जो पार्टी का सिंबल होता है एक इलेक्शन सिंबल होता है। तो बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनका अपना दल नहीं है, वो निर्दल लड़ते हैं, लेकिन उनको भी कोई ना कोई एक सिंबल मिलता है। तो जो उनको मिलता है बिना दल के, उनको उसको बोलते हैं हम राजनीतिक सिंबल। बात कर रहे थे सिंबल की, कि मतलब एक होता है जो कि हमको पार्टी को मिलता है। जैसे बसपा की पार्टी है तो उनके पार्टी के भी बैनर पे आपको मिलेगा हाथी बनी हुई है, बीजेपी के कमल बना हुआ है, सपा के उस पे बड़ा सा साइकिल का निशान है। तो कहने का मतलब अलग अलग पार्टियों का, लेकिन कुछ व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कोई पार्टी नहीं, लेकिन उनको भी निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से चिन्ह देता है कि हाँ आपका चुनाव चिन्ह है लोटा, आपका चुनाव चिन्ह है छाता। तो ये सारे काम भी किसके द्वारा किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, इसके अलावा जो हमारे पास मतदाता वोटर आईडी सबके पास होगी, सबके पास वोटर आईडी होगी। वोटर आईडी कौन बनाता है, किसके द्वारा? तो राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग, और उसको वेरीफाई करेगा हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो कि दिल्ली का है। हाँ, क्योंकि वहीं से लड़ी जुड़ी हुई है, लड़ी वहीं जुड़ी है, सबसे नीचे से ऊपर तक, सबसे निचले पद पे प्रधान और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री। तो मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। बाकी और सारी बातें हो रही थी इनसे संबंधित। और इसके अलावा चुनाव करवाना, तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? मतदाता सूची तैयार करना, ठीक, मतदाता सूची तैयार करवाना। उसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मान्यता देना मतलब एक मुहर मारना, एक उनको वेरीफाई करना कि हाँ आप इस देश के लोकतंत्र में आप हिस्सा ले सकते हैं, अपनी पार्टी के द्वारा आप चुने जा सकते हैं, आप अपने मेंबर खड़े कर सकते हैं। उसके अलावा काम है चुनाव करवाना, चुनाव करवाना, ये कार्य है इनका। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए मान्यता और इनके लिए आचार संहिता, ये तैयार करना भी इनका काम है। ठीक, इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह, और पार्टी निशान, ये सारे कार्य देना ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारतीय निर्वाचन आयोग का। एक अभी कल पेपर था एक, तो उसमें एक प्रश्न पूछा था कि तेलुगु देशम पूछा था किस राज्य की पार्टी है? तो जवाब होगा आंध्र प्रदेश। पूछ लिया जाए इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो इनका चुनाव निशान साइकिल। तेलुगु देशम, कल ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में ये प्रश्न, कल माफ़ी नहीं संडे को था, आज ट्यूसडे है, तो ये प्रश्न आपका आ जाता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, साइकिल ही चुनाव निशान हमारे उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी। साइकिल उनकी भी पार्टी का चुनाव निशान है, उनकी पार्टी का भी निशान है। और तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की है, उसमें भी साइकिल का ही चुनाव निशान है। आगे प्रश्नों की बात करते हैं। एक लड़का कह रहा था सर जनता दल का क्या है? जनता दल का, जनता दल जानते हैं कहाँ है? बिहार में। कह रहा था सर जनता दल, तो हमने पूछा जनता दल कौन? कई जनता दल हैं। तो बोला सर जनता दल यूनाइटेड। हम जो अच्छा, तो जनता दल यूनाइटेड जो है बिहार और झारखंड 2 राज्यों में, और इनकी पार्टी का जो चुनाव निशान है वो है तीर। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रश्न फिलहाल नहीं पूछे जाते हैं कि किसका क्या है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक, चलिए अब एक प्रश्न आता है चुनाव आयोग के द्वारा मताधिकार। आपने पढ़ा होगा पहले भी, जो हमारा कार्य है वोटर्स का कार्य, मताधिकार, मत का अधिकार किसे मिला है? भारत के नागरिकों को।
मत देने का अधिकार किससे है? भारत के नागरिक को। और यहाँ पे बात करता है उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा जो है ये कितनी है? 18 वर्तमान में। लेकिन पहले कितनी थी? उम्र सीमा इस समय मौजूदा समय पे 18 है, लेकिन पहले 21 वर्ष थी। तो 21 से 18 किया गया होगा, कोई संविधान संशोधन हुआ होगा, बिल्कुल 61वां संविधान संशोधन। बहुत परीक्षा में पूछा गया, बहुत पूछा गया। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। राजीव गांधी को एक निकनेम से जाना जाता था, मिस्टर क्लीन शायद इनको कहा जाता था, राजीव गांधी जी को। ठीक, राजीव गांधी एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं अभी तक जिन्होंने भारत की लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों को जीतने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम अभी तक रहा है, सबसे ज़्यादा, एकमात्र प्रधानमंत्री। और इनकी हत्या कहाँ हुई थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक, तो ये प्रश्न आपके आ जाते हैं। इसके अलावा क्या निर्वाचन आयोग लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा सकता है? बहुत जटिल प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन बहुत जटिल प्रश्न है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। क्या भारत का निर्वाचन आयोग, क्या निर्वाचन आयोग लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकता है? प्रश्न आपके सामने ही है। क्या निर्वाचन आयोग लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है? हाँ, किसी विषम परिस्थिति में चुनाव ना कर पाने की वजह से, जैसे अभी बीच में मान लीजिए वो आ गया था महामारी, अभी ख़त्म भी नहीं हुई है, फिर 48,000। आज सुबह सुबह मैंने पेपर खोला, देखा भारत के अंदर 48,000 कोरोना केस एक्टिव। अरे यार, तुम मीडिया वालों यार थोड़ा जीने दो, ये यूट्यूब वालों तुम लोग यार थोड़ा जीने दो। जो परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है, लोग उस पर भी बहस कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बहस मत करिए, बच्चों को डेमोलाइज और डिमोटिवेट मत करिए। ये सूचना की क्रांति है, मानता हूँ, ये यूट्यूब स्टार्ट हुआ है, ये सब कुछ है बहुत साल, लेकिन सही गाइड करिए। लेकिन इसी में कुछ लोग अपनी बाजार सेंकने के लिए बना दे रहे हैं, जो पा रहे हैं वही बना दे रहे हैं। और देखने वालों की कमी नहीं, देखने वालों की कोई कमी नहीं भारत में। यही तो खूबी है हमारे भारत की। हमारे यहाँ सड़क के किनारे आप एक बंदर ले लीजिए, बंदरिया ले लीजिए, 50 लोग अपने आप मिल जाएंगे, आपको कोई मतलब नहीं, बस बंदरिया को आप डायरेक्शन दीजिए। ये भारत है। लोग कहते हैं कि भारत में लोग चूतियाँ हैं, चूतियाँ नहीं हैं। भारत में लोग 50 रुपये का टिकट दे के गधा देखते हैं, कह रहे हैं आप चूतियाँ हैं। भारत का आदमी बगल की सीट पे अगर बैठ गए और किनारे वाला उसका शीशे की सीट है और आप मांग लीजिए, यहाँ भारत का आदमी बगल की सीट देने के लिए तैयार नहीं है, और आप सीमा के उस पार से कह रहे हैं कि हम कश्मीर ले लें, घंटा ले लोगे कश्मीर। अगला क्वेश्चन। तो कहने का मतलब निर्वाचन से संबंधित आपके ये प्रश्न थे, ये इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, कुछ कमेटियां हैं चुनाव आयोग में, कुछ कमेटियां, जैसे कई बार प्रश्न आया है दिनेश गोस्वामी। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से। भारत में चुनाव होते हैं, हर कार्य होता है, हम पढ़ते हैं उसमें भी गलतियां हैं, हम पढ़ाते हैं उसमें कहीं गलत हो जाता है, कभी कभी मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, मिस्टेक हो जाता है, बाद में करेक्शन करता हूँ कमेंट के द्वारा, बच्चों से अब हो जाता है गलतियाँ। तो ठीक उसी तरीके से भगवान ने बनाया जरूर है, लेकिन गलत सही सब होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। चुनाव में भी बहुत सारी और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें, समय के अनुसार परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये आदमी कहता है। तो परिवर्तन, नेचर इज़ द चेंज ऑफ लॉ। तो मैं कहने का मतलब परिवर्तन करने का मतलब
चुनाव में भी वक्त आने वाला, आजकल ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फुल फॉर्म होता है इसका। कई सारे लोग हैं वो ईवीएम का फुल फॉर्म नहीं पता है, बहुत सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अपने ओबीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है। अब बताओ, ओबीसी का फुल फॉर्म नहीं पता, सर्टिफिकेट 15 साल से लिए घूम रहे हैं। अरे अदर बैकवर्ड क्लास, देख लेना इसको, अदर बैकवर्ड क्लास। कुछ लोग हैं जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस बन गया, ईडब्ल्यूएस बन गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म ही नहीं क्लियर। परीक्षा में पूछ लिया गया ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म बताइए, जन्ना गया, ये क्या पूछ रहे हो, कंफर्म कर लीजिएगा। इकोनॉमिकली वीकर सिस्टम क्या सेक्शन क्या है, ये कंफर्म करिएगा आप, होमवर्क है आपको। अकेले हम ही काम नहीं करेंगे, आप भी काम करेंगे, ठीक। अब एक प्रश्न आपका आया है, फिलहाल सिविल में आया था, कि जो उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार होंगे चुनाव के, जो चुनाव में उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों की योग्यता, इस योग्यता का निर्धारण क्या होगा, इसके लिए एक समिति थी जिसने सुझाव दिया था। तो उम्मीदवारों की योग्यता से संबंधित, शैक्षिक योग्यता से संबंधित, यानी जो योग्यता से संबंधित निर्धारण है कि क्या निर्धारण होगा, कैसे कि उम्मीदवार की, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए, या कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य है, इस बात का सुझाव सरकार को किस समिति ने दिया था। तो एक कमेटी थी के संथानम, इस कमेटी ने सुधार के लिए ये बात बोली थी और इस बात को फिर बाद में लागू किया गया था। तो ये आपके प्रश्न आपको मिलते रहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ बिल्कुल भैया, सही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा में तो प्रश्न आपके सामने फ़िलहाल बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात आती है कि एक बार फिर से प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की क्लास में ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन उस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें थीं। उन चीज़ों को हम लोगों ने अपने कुएं की बाल्टी लगा करके, और जो भी हमारे बाल्टी में भर चुका है उसको ध्यान दे दीजिएगा एक बार दोबारा ध्यान से। अब एक बात जाते जाते एक प्रश्न और आज की क्लास का, कि जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त है या अन्य सदस्य हैं, इनको इस पद से कौन हटा सकता है। तो जानते हैं आप कि जो सजाएगा वही हटाएगा, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को। और अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही हटाएगा, लेकिन इनकी सलाह पर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर अन्य सदस्यों को हटाया जाएगा, और राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है या चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हम जल्द ही आपको, एक छात्र ने कहा था कि सर संवैधानिक संशोधनों पे एक बार रिवीजन हाँ करवा दूंगा, और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से लास्ट में थोड़ा 2 दिन वीडियो लेट हो गया। और बाकी जो और भी छात्र हैं जो सेना के अलावा का मतलब सुरक्षा बलों से और पुलिस विभाग से, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, वो वैकेंसी की भी घोषणा शायद वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी बोला गया है, जो भी वैकेंसी है फ़िलहाल उससे संबंधित भी क्लासेज, वही मतलब कोई पार्टिकुलर टॉपिक इस फील्ड के लिए हम सारी परीक्षाओं के जितने भी छात्र हैं उनको सबके लिए समेट के लेकर के चल रहे हैं एक एक टॉपिक को अपने जीएस का। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यही रोकते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको अगले नए अपने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।